चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 85 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पेज नंबर 85 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन वर्ष 2024। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 का कहाँ पर हुआ? यह हुआ है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहाँ हुआ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। ठीक है, नाटो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ इसके समापन पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसका नाम रखा गया वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र। वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो नाटो से है। किससे है? नाटो से है। और अगला जो नाटो शिखर सम्मेलन होगा द हेग में होगा, नीदरलैंड में। द हेग में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कौन बताएगा? द हेग में किस और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? नितिन बताओ। सर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे है। ठीक है, आईसीजे। ठीक, उसके बाद 50वां आईसीसी भी है सर वहीं पे। आईसीसी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो नाउ को दिया सर ना वो। अच्छा, भी दे दिया। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हाँ क्रिमिनल कोर्ट भी है। ठीक है, तो उसको पूरा बता दीजिए सर। आईसीसी आपने बोला ना, मेरा दिमाग आईसीसी क्रिकेट वाले पे चला गया। मैं तो सोचा वो तो दुबई है कहाँ फिर जब क्रिमिनल कोर्ट आया तब आ गया समझ में। चलिए, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ वाशिंगटन डीसी में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ 2024 का हुआ वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को करता है रिप्रेजेंट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए बनने वाले हैं यानी वर्ष 2025 में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप जी होंगे। ठीक है, और 132 कितने वर्षों के इतिहास में पहला हुआ है? 132 वर्षों के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई एक व्यक्ति है जो एक बार चुनाव हार चुका है, दोबारा फिर से राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन। 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली की अध्यक्षता में अपूलिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली की अध्यक्षता में अपूलिया में हुआ है। ठीक है, इटली की अध्यक्षता में अपूलिया में संपन्न हुआ है। ठीक, और इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है इसके बाद जो 1 जनवरी 2024 को इटली ने जापान से अध्यक्षता ग्रहण की थी। इसके पहले यानी 2023 में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है, और फिर 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। अब तीनों याद रखना है कि 2023 का कहाँ हुआ? जापान में हुआ। 2024 का कहाँ हुआ? इटली में हुआ। और 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। ठीक है, 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। G7 शिखर सम्मेलन में जो 7 सदस्य देश हैं इनके नेताओं के साथ-साथ यूरोपीय परिषद काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी प्रतिभाग किया है। ठीक है, G7 में जो 7 देश हैं वो कौन-कौन से हैं? यूएसए है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान है। ठीक है, अब देखिए G7 के अध्यक्ष में इटली के इस सम्मेलन में जो कई सत्र हुए, बहुत सारे सत्र हुए। ठीक है, 12 देश जो हैं और 5 इस जो पूरा सत्र हुआ इसमें 12 देशों के साथ-साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने प्रतिभाग किया है। 12 देशों के साथ-साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने प्रतिभाग किया है। भारत के अन्य 11 आमंत्रित सदस्य देशों ने अर्जेंटीना, अल्जीरिया और ब्राजील। ठीक है, आमंत्रित सदस्य कितने थे? भारत के अलावा अन्य जो है 11 आमंत्रित सदस्य थे। ठीक है, टोटल 12 आमंत्रित सदस्य थे, ये भी ध्यान रखना है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत को। भारत को किस देश के रूप में आमंत्रित किया गया था? आउटरीच कंट्री के रूप में याद किया था। ठीक है, आउटरीच, ये याद रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार जो प्रश्न था G20 का शिखर सम्मेलन था शायद, क्या G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य के रूप में G7 का ही पूछा था क्या शायद, जहां तक मुझे याद है G7 या G20 में से कुछ था कि भारत के साथ साथ यूएई भी जो था आमंत्रित सदस्य वाले में शामिल हुआ था। ठीक है, इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी 14 जून 2024 को G7 की आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किए हैं। ठीक है, आउटरीच शिखर सम्मेलन में। तो G7 में बस पहला याद रखना है कि कहाँ हुआ सम्मेलन और अगला कहाँ होगा। इस बार हुआ है इटली में, अगली बार होगा कनाडा में। मेन तो ये है, कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा किस नदी के किनारे, कौन बताएगा? कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा किस नदी के किनारे है? जी कन्हैया सर बताइए आप। ओटावा सर सेंट लॉरेंस नदी। हाँ वेरी गुड, सेंट लॉरेंस है और वहां से ओंटारियो झील भी है। ठीक है, तो आसपास का हिस्सा है।
13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो 13वां विश्व व्यापार संगठन का यानी डब्ल्यूटीओ का, ठीक है? 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ है अबू धाबी में हुआ है। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ का जो 13वां सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। और इसमें इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय विदेश व्यापार राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायौदी ने किया है, ठीक है? डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायौदी ने किया है। और इसमें क्या था, 12वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। 12वां कहाँ हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और 13वां कहाँ हुआ है? अबू धाबी यूएई में हुआ है। 13वां कहाँ हुआ है? 13वां कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, ठीक है? 13वां कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। और 12वां कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है? और 12वां उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आयोग जो है आरओ में थोड़ा सा पीछे ले जा सकता है, अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भागीदार देशों के मंत्री 2 अल्प विकसित राष्ट्र जैसे कोमोरोस। कोमोरोस की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? कोमोरोस की राजधानी क्या है? और कोई हैंड रेज़? सचिन सर आप बताइए। सर मोरोनी। मोरोनी, वेरी गुड। और तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है? देवव्रत सर? सर दिल्ली है, सर दिल्ली। दिल्ली। ठीक है? तो दिल्ली और कोमोरोस को 2 को शामिल किया गया था। अल्प विकसित राष्ट्र हैं। 2 अल्प विकसित राष्ट्र जो हैं वो भी डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ है उसमें प्रतिभाग किए हैं, ठीक है? उसके बाद अब 2 अल्प विकसित देशों को डब्ल्यूटीओ में अगर सदस्यता मिल जाएगी तो इनकी सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 166 हो जाएगी। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? 164 हैं। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? 164 हैं, ठीक है? वर्ष 2016 में अफगानिस्तान और लाइबेरिया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और लाइबेरिया की राजधानी कौन बताएगा? लाइबेरिया की राजधानी कौन बताएगा? जी, और कोई हैंड रेज़? सिर्फ 2 लोग। साक्षी मैम आप बताइए। मोनरोविया। हाँ, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, ठीक है? तो अब वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 2 नए राष्ट्रों का परिग्रहण डब्ल्यूटीओ के इतिहास के परिग्रहण में सबसे लंबे अंतराल को प्रदर्शित करता है, यानी 8 वर्षों बाद लगभग हो रहा है नए सदस्यों का जॉइनिंग ना। तो 164 सदस्य जो है वर्तमान में है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता हुई थी, उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी। उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ के गठन का निर्णय किया गया था। तो प्रश्न ये भी आता है कि उरुग्वे दौर की वार्ता का संबंध किससे है? उरुग्वे दौर की वार्ता का संबंध किससे है? तो किससे है? डब्ल्यूटीओ से है। और डब्ल्यूटीओ जो है गैट का परिवर्तित रूप है, गैट, जीएटीटी, जीएटीटी, जीएटीटी की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? जीएटीटी की स्थापना कब हुई थी? और कोई हैंड रेज़? जी, रमेश सर आप बताइए। रमेश सर? 1947 में सर। 1947 में। नूतन मैम आप बताइए। 45। 1948 है। निधि मैम आप बताइए। निधि मैम आप बताइए। विशाल सर? हार्दिक सर? सर 1944। 1944 और आइए 97 आ सुनिए 1947 आ गया, 1948 आ गया, 44 आ गया। और भी 2-4 लेके आइए आप लोग। हार्दिक सर आप बताइए। सर 1947 में हुआ था और फोर्स 1948 में हुआ था। अभी आपने एकदम सही बताया है, ठीक है? क्लियर एकदम रखिए इसको। देखिए जो गैट है और यूएनडब्ल्यू ये यूनाइटेड नेशन है और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, ये जो बैठकें हो रही थी किसके दौरान? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये सब उन्हीं बैठकों में से निकाली गई संस्थाएँ हैं, निकली हुई संस्थाएँ हैं, ठीक है? तो उसको एक बार देख लीजिएगा फिर से। चलिए आइए सीएमएस कॉप 14, सीएमएस कॉप 14, ठीक है? सीएमएस कॉप 14 का आयोजन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुआ। कहाँ हुआ है? समरकंद में हुआ है। उज्बेकिस्तान के शहर कहाँ हुआ है? समरकंद में हुआ है। सीएमएस कॉप 14, सीएमएस कॉप 14 की बैठक कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है, ठीक है? और ये 12 से 17 फरवरी के बीच आयोजित हुआ है। 12 से 17 फरवरी के बीच हुआ है, ठीक है? और यह मध्य एशिया में आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। मध्य एशिया में आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यानी सीओपी 14 जो है कहाँ हो रहा है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। किनारे कर दीजिए, इंपॉर्टेंट हमको ज्यादा लग रहा है ये।
कि सबको तो वो COP 21, COP 29 सब याद करके जाएँगे। ऐसी चीज़ें ध्यान से थोड़ी-सी उतरती हैं, स्किप करती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके किनारे कर दीजिए। इसका उद्घाटन जो है, उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव ने किया था। उज़्बेकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। क्या है? ताशकंद, आप लोगों को ताऊ कोड बताया गया था। और इसका स्लोगन क्या रखा गया था? प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। स्लोगन क्या है? प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। नेचर नोज़ नो बाउंड्रीज़। नेचर नोज़ नो बाउंड्रीज़, यानी प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। प्रकृति हर जगह पर अपना विस्तार कर लेती है, प्रकृति हर जगह पर मिलती है, ठीक है? उसके बाद जो कॉप 13 है, कॉप 13 का आयोजन कहाँ हुआ था? अब यहाँ से देखिए एक और इम्पोर्टेंट है कि कॉप 13 का आयोजन जो था, सीएमएस कॉप 13 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, जिसका केंद्रीय विषय था माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। टुगेदर वी वेलकम देम होम। टुगेदर वी वेलकम देम होम, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, वर्तमान में अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के 133 सदस्य देश जो हैं, सीएमएस के पक्षकार हैं। सीएमएस के पक्षकार कितने सदस्य देश हैं? 133 देश हैं, जिसमें अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, फिर एशिया, यूरोप और ओशिनिया। वैसे सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में हैं? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में हैं? जी। अफ्रीका। ठीक है मैम, अर्चना मैम, अच्छी बात है, बता दिया आपने, लेकिन बारी का इंतजार कीजिए सब लोग, ठीक है? बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज भी जारी किया गया था भारत में, ठीक है? इसके अलावा लगभग 2 दशकों में निर्णायक वार्ता के बाद प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के निर्माण के लिए समझौता हुआ, जिसमें जो 30 रेंज के राज्यों तक फैला हुआ है। एशियाई फ्लाईवे है, ठीक है? और ये सब चीज़ें मेंस में काम आएँगी। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीएमएस कॉप 14 के दौरान प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इम्पोर्टेंट है। प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन कहाँ किया गया है? उज़्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। कहाँ किया गया? उज़्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया, ठीक है? प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम कहाँ हुआ है? उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है और इसमें प्रतिबद्धताओं के कारण 9 चैंपियनों को मान्यता प्रदान की गई। कितने? 9 चैंपियनों को मान्यता प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से डीप वाला अगर प्रश्न बनेगा, तो आप लोगों को थोड़ा-सा घुमा सकता है। डीप वाला प्रश्न अगर बनेगा, तो थोड़ा-सा घुमा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो प्रवासी प्रजाति चैंपियन कार्यक्रम हुआ है कहाँ पर? समरकंद में हुआ है, ठीक है? इसके बाद जो कॉप 14 का मेज़बान है, ठीक है? मोनाको, भारत, जर्मनी। प्रवासी प्रजातियों के लिए जो चैंपियन घोषित किए गए हैं, इसमें उज़्बेकिस्तान है, मोनाको है। मोनाको की राजधानी कौन बताएगा? मोनाको की राजधानी कौन बताएगा? जी, नितिन बताओ। मोनाको सिटी। मोनाको सिटी जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन बताएगा? देवव्रत सर आप बताइए यूनाइटेड किंगडम। सर लंदन है ना? लंदन। और अबू धाबी किसकी राजधानी है रमेश सर? सर यूएई की। यूएई के। सऊदी अरब की राजधानी क्या है सचिन सर? सचिन सर। रियाद। रियाद। रियाद सर। रियाद तो है, लेकिन कन्फ्यूजन में आप बोल रहे हैं रियाद ना? नहीं सर, हो गया था। चलिए आ जाइए। देखिए शब्दों में देखिए खेल मजा आता है, ठीक है? अच्छी चीज़ है, याद है, कन्फर्म होना है, कन्फर्म है, ठीक है? लेकिन कॉन्फिडेंस ये चीज़ें जानते हैं कब काम आएगी? इंटरव्यू के दौरान। बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस होना शब्दों में, क्योंकि इंटरव्यू में ना एक छोटा-सा जो आपने जो बोला ना कि शायद रियाद, रियाद, ये जो आएगा वो तुरंत कन्फ्यूजन में पकड़ लेंगे और आपको घुमा देंगे। रियाद है, अब आप कन्फ्यूजन में आप खुद को गलती कर लोगे। जी सर। ठीक है, चलिए। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो अभिसमय हुआ था 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में हुआ था और 1983 से ये लागू है। कब से लागू है? 1983 से लागू है। भारत जो है 1983 से क्या है? पक्षकार है। जो ये कन्वेंशन है सीएमएस को लेके यूएनईपी की अध्यक्षता में हुआ था। यूएनईपी के अधीन किया गया था और हुआ था वान में। कहाँ हुआ था? वान। वान कहाँ पर है? जर्मनी का एक शहर है। वान राइन नदी के किनारे है। वान कहाँ पर है? राइन नदी के किनारे है। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ जाएँ हम लोग। ठीक है, चलिए। 19वां नाम शिखर सम्मेलन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है? नॉन अलायंस मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है? तो 19वां
और 19 और 20 जनवरी को कंपाला युगांडा में, ठीक है, नाम का शिखर सम्मेलन हुआ है। 19वां जो शिखर सम्मेलन है, सॉरी 19वां बोल रहे हैं, 19वां, हाँ 19वां ही बोलना है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? युगांडा में हुआ है, कंपाला में। युगांडा की राजधानी कहाँ पर हुआ है? कंपाला में हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता है, युगांडा के राष्ट्रपति हैं योवेरी कागुटा मुसेवेनी। योवेरी कागुटा मुसेवेनी जो है इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अध्यक्षता की है। और इसका केंद्रीय विषय क्या था? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर द शेड, ठीक है, ग्लोबल अफ्लुएंस, ठीक है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, ठीक। डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस, ठीक। युगांडा 2024 से 2027 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। यानी एक बार जब कोई अध्यक्ष बनता है तो 3 वर्षों के लिए वो अध्यक्ष होता है। जो नाम का शिखर सम्मेलन है 3 वर्षों पे आयोजित होता है। कितने वर्षों पे आयोजित होता है? 3 वर्षों पे आयोजित होता है, ठीक है। और इसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो क्या कहते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? भारत के विदेश मंत्री कर रहे थे। उनके साथ में जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो कर रहा था। नाम के जो संस्थापक हैं वो भारत है। भारत जो नाम का संस्थापक है। वैसे जो नॉन अलायंस मूवमेंट बना था, इसकी जो आधारशिला रखी गई थी 1955 में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के लिए। 1955 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वानडुंग कॉन्फ्रेंस बोलते, क्या बोलते हैं उसको? वानडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। वानडुंग कहाँ पर है? कौन बताएगा? वानडुंग कहाँ पर है? वानडुंग कहाँ पर है? वानडुंग कहाँ पर है? जी निधि मैम आप बताइए। वानडुंग इंडोनेशिया में। ठीक है, वांडुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो वांडुंग है इंडोनेशिया में। और वांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में। वांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1955 में। और इसकी जो स्थापना हुई है वांडुंग कॉन्फ्रेंस पे, जो सिद्धांत थे उसके आधार पर उनकी इसकी स्थापना हुई 1961 में। कब हुई है? 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? बेलग्रेड, ठीक है। बेलग्रेड किसकी राजधानी वर्तमान में है? वर्तमान में बेलग्रेड किसकी राजधानी? जी, सर्बिया। किसका? सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है, ठीक है। सर्बिया से एक बहुत महान खिलाड़ी हैं। सर्बिया से कौन है? सर्बिया से जो टेनिस के बहुत महान खिलाड़ी हैं, अमन सर बताइए। नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही में किसने संन्यास लिया है? साक्षी मैम, अभी हाल ही में किस महान खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल ने लिया है। इन्हें लाल बजरी के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लाल बजरी के बादशाह। और आरओ में, प्री में या मेंस में दो जो महान जो टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके सामने रखे हुए मिलेंगे। इसे अभी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कितना विंबलडन जीतना, कितना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतना, कितना अन्य चीजों को जीता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को हूबहू लिखे हुए मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे गलत नहीं करना है। अभी हम कोड जब आगे बताएंगे वहां से आप लोगों का सभी सही रहेगा, लेकिन फिलहाल ध्यान में रखना है कि इसे में टारगेट करके रखना है, ठीक है। 1961 में सम्मेलन होता है और इसमें 25 देश शामिल होते हैं। पहले सम्मेलन में 25 देश शामिल होते हैं, जिसमें से इंडोनेशिया के करोड़ों थे, सुकर्डो थे, ठीक है। और यूगोस्लाविया के कर्नल नासिर ना, रमेश सर, कर्नल नासिर थे। और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और कर्नल नासिर मिस्र के, हाँ कर्नल नासिर मिस्र के, सॉरी, हाँ कर्नल नासिर मिस्र के थे। और यूगोस्लाविया के जो थे मार्शल टीटो थे, भारत से जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और साथ में कहाँ से? घाना से। क्या सर? अच्छा, चलिए, तो ये इतना नाम से रिलेटेड सम्मेलन इस बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आ जाइए COP 28 दुबई में जो हुआ है, और COP 29 शायद हो गया है कि चल रहा है? अभी चल रहा है ना? हो गया। चलिए, बाकू में हुआ था सर, अजरबैजान। बाकू में 11 से 22 नवंबर। मतलब अभी कल ही खत्म हुआ, परसों ही है, तो उसकी रिपोर्ट अगले में पढ़ने की मिलेगी। चलिए, तो COP 28 आप लोगों को COP 21 से लेके COP 29 तक का पूरा कोड बताया जा चुका है। और COP 30 का आयोजन कहाँ होगा? COP 30 का आयोजन कहाँ होगा, कौन बताएगा? COP 30 नितिन बताओ। बेलमपारा ब्राजील। हाँ, बेलमपारा ब्राजील में था, ठीक है, बेलमपारा ब्राजील में था। आप लोगों को पहले बता चुका, यहाँ पे सीधे डाल दीजिए COP 29 और COP 30। रमेश सर जी बोलिए। जो जहान दोरी वाला कोड बना है उसके आगे भी कुछ जोड़े हैं क्या? एशियाई जहान दोरी? हाँ, तो वो सर आगे आएगा ना, अभी तो एशियाई खेल आने दीजिए ना, कहाँ अभी बीच में कोड थी वो। अगले कोड बारे में क्या बनाए हैं? क्या चीज?
कोड बारे में क्या कोड बनाए हैं? काप के बारे में आपको कोड बताया था, पीएमओ कामे ग्लो, याद है? हाँ, संयुग हाँ, सदुबा बे, उसी में आगे जोड़ आगे दिए। थोड़ा जो हाँ, सदुबा बे। सर ये कॉप वाला एक बार रिपीट करवा दीजिएगा सर, अगर हो सके तो। हो सके तो लिख ही लीजिए, लेकिन हम डिफाइन नहीं करेंगे, आपको खुद खोज के लिखना है तब समझ में आएगा। ठीक है, खोज लेंगे, नहीं खोज पाएंगे सर तो फिर आपसे मैसेज करेंगे। हाँ, तब मैसेज करके बताएंगे। थोड़ा खोजने से क्या होता है ना, देखिए खोजने पे चीजें क्या होती हैं कि आप एक खोज रहे होते हैं, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को खोजी प्रवृत्ति बनाना चाहता हूँ। जब तक आप खोजी प्रवृत्ति के नहीं बनेंगे ना, तब तक आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो नहीं बढ़ेगी, और जिस दिन जिज्ञासा बढ़ने लगेगी उसी दिन आपको आगे बढ़ने की जो चीजें हैं मिलने लगेंगी। ठीक, चलिए तो लिख लीजिए पीएम कामे ग्लो, पीएम कामे ग्लो, पीएम सॉरी पीएम वा लिखिएगा, पीएम वा, पी फिर एम फिर वा फिर का फिर में और ग्लो। हो गया देवरा सर? हाँ सर, हो गया। ग्लो सर मतलब GLO लिखना है कि मतलब क्या लिखना है? ग्लासगो GLO लिखे चाहे जो अच्छा लिखे, ठीक है, एक एक वर्ड एक ठीक एक को है कि पीएम वा कामे ग्लो, ठीक है? स फिर दू बा, सदुबा बे, ठीक है? आपको बस मैं बताते जा रहा हूं, आपको बस खोज के लिखना है। पी से क्या है? पेरिस है। पी से क्या है? पेरिस है। एम से कौन बताएगा? जल्दी बताइए जी, अमन सर बताइए तो। मराकेश है सर, मैड्रिड में आ रहा है ना, बीच में कूद के बोले भी, मतलब मेढक के जैसा, और भी टांग अड़ा दिए एम से मराकेश है, ठीक है? और पीएम वा से क्या है? अमन सर, वान, ठीक है, वान। और का से क्या है? भूपेन सर, का से क्या है? काटोविस किस जगह पे है अमन सर? पोलैंड। काटोविस पोलैंड में। पोलैंड की राजधानी क्या है रमेश सर? वारसा। वार्ता किस नदी के किनारे है निधि मैम? अरे सॉरी सर, निधि मैम, वार्ता किस नदी के किनारे है? विस्चुला। और वान किस नदी के किनारे है? वान, निधि मैम आप ही बताइए। राइन रिवर। राइन। सर इसके किनारे एक और है जो इम्पोर्टेंट है, कोलोन ना? हाँ, ये भी पूछता है सर। कोलोन शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए में से मैड्रिड, में से क्या हो जाएगा? मैड्रिड, ठीक है? देवरा सर आपका होता जा रहा है ना, छोटा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं छोटा। फिर ग्लासगो, फिर लिख लीजिए शर्म अल शेख, दुबई, बाकू और बेलमपारा। अब एक बार कोड मैंने जब शुरू किया था 2017 में बनाना, तो पीएम का बना था, पीएमओआ। उसके बाद से एक एक लेटर जोड़ते चले गए और इतना बड़ा कोड बन गया, और हमेशा याद रहता है, भूलता भी नहीं है, ठीक है? सर आपको पता नहीं कितने कोड याद है सर, हमें लगता है पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ कोड से पढ़ी है आपने। ये मत पूछे किससे, हमको सब रटे बस एक बार देखना पड़ता है। चलिए आपको कुल कोड लिखाया गया है सर, आप इसीलिए रट के बैठ गए हैं अभी तक। कॉप 28 आ जाइए। शर्मा शेख दुबई में, सॉरी कॉप 28 कहाँ पर? दुबई में हुआ है, ठीक है? कॉप 28 कहाँ पर? दुबई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, इसका जो असली नाम है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, जो 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। इसको इन्फ्लुएंस हुआ था, इन्फोर्स कब हुआ था? कौन बताएगा इन्फोर्स कब हुआ था? और हैंड रेज कीजिए, इन्फोर्स कब हुआ बताएगा आप लोगों को? UNFCCC कब इन्फोर्स हुआ था, कब से लागू हुआ है? सर 1994 से। 19 मैम आप बताइए। जी सर 1994। सर एक बार पेज नंबर बता दीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। पेज नंबर 87। वही तो मैं सोच रहा था कि आज आपकी आवाज नहीं आ रही है
नहीं सर, एक्चुअली कल से इलेक्शन ड्यूटी में सर, आज भी बिजी थी, बस 2 बजे से सर। अच्छा, चलिए तो अब तो जी इलेक्शन सर। ड्यूटी खत्म हो गई होगी? हाँ जी सर, कल काउंटिंग हो गई सर, खत्म है। चलिए ठीक है फिर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बीच में कुछ ना पड़े 22 तारीख तक, प्री अच्छे से हो सबका। चलिए, सुल्तान अहमद बिन अल जाबेर, सुल्तान अहमद अल जाबेर जो हैं, इन्होंने अध्यक्षता सौंपी थी किसको? अध्यक्षता किसको सौंपेगी? 2019 जो 24 में हो रहा है, अजरबैजान को। किसको सौंपेगी? अजरबैजान को, ठीक है। जो देखिए, जिसमें हो रहा है वो अध्यक्षता सौंपेगा और उससे पहले वाला एक को आगे दे देगा, ठीक है। तो एक इसमें तो शायद नहीं आता, इसमें आता है क्या? नहीं सर, वो G20 में है। G20 का है ना? क्या नाम है उसको बोलते हैं? ट्रायंगल क्या बोलते हैं? 3 जो बनता है, 3 का क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कुछ एक बड़ा अच्छा नाम देते हैं। सर याद नहीं आ रहा है। बरमूडा ट्रायंगल। नहीं सर, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ ला रहे हैं? ट्रोइका ट्रोइका ट्रोइका, हाँ वेरी गुड, ट्रोइका है, ट्रोइका। ट्रोइका प्लस बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं, ठीक है, ट्रोइका। ट्रोइका समूह में, यानी जहाँ हो रहा है उस देश का, जहाँ एक बार पीछे हुआ था और जहाँ होने वाला है, 3 को मिलाकर ट्रोइका बनता है। ट्रोइका वैसे रूस से लिया गया शब्द है, ठीक है। ट्रोइका जो है रूस से लिया गया है। चलिए, तो कॉप 28 जो है, कॉप 28 ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यहाँ पर वैश्विक स्टॉक-टेक की सहमति बन गई है। प्रथम वैश्विक स्टॉक-टेक पर सहमति बन गई है। इसे आप लोग मेंस से रिलेटेड भी टॉपिक बना के याद करिएगा। देखिए, नाम कॉप 14 और ये कॉप 28। कॉप 28 भी बन सकता है मेंस में। नाम जो भी सम्मेलन हुआ, चूँकि 3 वर्षों में 1 बार आयोजित होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और कॉप तो वाला कई बार पूछा जा चुका है। जब होता है तो उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वैश्विक स्टॉक-टेक क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों या हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन के समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति के आकलन करने में सक्षम बनाती है। यानी कुल मिला के जो वैश्विक स्टॉक-टेक है, ग्लोबल स्टॉक-टेक है, ये जितने भी उसके पक्षकार हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए? सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए बनाया गया है वैश्विक स्टॉक-टेक। वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2019 के स्तर की तुलना में 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी, ऐसा माना गया है। वैश्विक तापमान जिसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। प्रश्न बनेगा कि जो कॉप 28 हुआ है, यहाँ पर जो वार्निंग जारी की गई है, क्या बताया गया है? वार्निंग में ये रखा गया कि 2019 के स्तर, ठीक है, 2019 में जिस स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है, 2030 तक 43% यानी 43% जो है कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि तापमान अधिक ना हो। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान ना बढ़े, इसलिए हमें क्या करना होगा? 2019 की तुलना में 43% की कटौती करनी होगी, जो कि असंभव सा लक्ष्य है, कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? चलिए, वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए। और कोई? सिर्फ एक हैंड रेज़ है। और कोई? निधि मैम आप बोलिए। सर, लिविंग वेजेस है। क्या मैम? जी हाँ, लिविंग वेजेस। हाँ, लिविंग वेजेज है, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी है, कर्मकारों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी है, वेरी गुड, ठीक है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित जो क्षमता को तिगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जितनी भी स्थापित क्षमता है, वो तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात वर्ष 2030 तक विश्व में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है, न्यूनतम क्षमता 11,000 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सब मेंस में आप लोग खटाखट लिख सकते हैं वन लाइनर में कि 2030 तक 11,000 गीगावाट। भारत सरकार ने कितना रखा है? भारत सरकार ने 2030 तक अपना जो रखा हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा से कितना परसेंट रखा है नितिन? 500 गीगावाट। वेरी गुड। कितना रखा है? 500 गीगावाट रखा है। उसके बाद वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता में सुधार की जो औसत वार्षिक दर है 2% से दोगुना करके 4% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2% दोगुना करके कितना परसेंट? 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। और कॉप 28 में, जो कॉप 28 के दौरान वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा लिया है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। 1 दिसंबर 2 दिसंबर 2023 1-2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था क्या? वैश्विक जलवायु कार्रवाई सम्मेलन। ठीक है, देखिए 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के बीच जो सम्मेलन हो रहा है, वो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। और अगर आपसे पूछे कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया? कौन बताएगा? वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन बताएगा?
जी मोहित सर आप बताइए। दुबई में किया गया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि देखिए बीच में दिया हुआ है, ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के दौरान हुआ है। क्या सर? जलवायु कार्रवाई वाला पिछली बार पूछा था ना, यूएसए वाला। जी वो न्यूयॉर्क वाला पूछा था वर्ष 2019 में, न्यूयॉर्क वाला पूछा था। ठीक है, मेरा गलत हो गया था। नहीं मेरा तो सही था, पहला क्वेश्चन मेरा था। चलिए, भारत 2028 में आयोजित होने वाले कॉप 33 की मेजबानी की पेशकश की है। यानी भारत जो है कॉप 2028 में कॉप 33 की मेजबानी की पेशकश की है। देखिए इसे मैंने इस तरह से याद किया है कि 2024 में चुनाव होने वाला था, इसलिए 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया और 2023 में G20 की अध्यक्षता के माध्यम से पूरी दुनिया को क्या किया, एक लोकतांत्रिक देश की झलक जो है दिखाई थी। और उसी प्रकार 2029 में चुनाव होने वाला है, तो कॉप 33 के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की लोकतांत्रिक जो प्रगति है, लोकतांत्रिक जो उन्नति है, उसके जो झलक को दिखाना चाहते हैं कॉप 28 के माध्यम से। ठीक है, और कुल मिला के प्रचार का एक अच्छा माध्यम होता है ये सब। ठीक जी, नितिन कुछ बोलना है क्या? सर ये जो ग्लोबल वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है, इसमें ईयर भी देगा ना, जैसे 2023 का वहां पे हुआ, इस दुबई में 2024 का बाकू में हुआ। हाँ जहाँ मतलब कॉप होता है, उसके साथ साथ ये वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट भी होता है। जी ऐसा होता है। 2-3 ऐसे सम्मेलन है जिसमें साथ साथ में कुछ और आयोजित होते हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है, आगे हो सकता है और भी मिले हम लोगों को। चलिए, तो 1 से 2 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। ठीक, वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। ठीक है, कॉप 33 की अध्यक्षता भारत ने पेशकश की है। देखिए हो सकता है मिल जाए। वैसे 2002 में भारत ने कॉप की अध्यक्षता कर लिया है। 2002 में भारत ने कॉप की अध्यक्षता कर लिया है। 2033 में अगर 2028 में अगर मिल जाएगा तो ये दूसरी बार होगा जब मिलेगा। कॉप 28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया है। ये ध्यान देने वाली बात है, ग्रीन क्रेडिट पहल जो जुड़ा हुआ किससे, पर्यावरण की लिए लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के अभियान के तहत एक भारत सरकार की पहल है। जो यह कार्यक्रम है ग्रीन क्रेडिट पहल, जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, उसको शुरू किया गया है। वैसे विश्व पर्यटन दिवस के दिन भारत सरकार के द्वारा कौन से जो कार्यक्रम दो शुरू किए गए थे उसका क्या नाम है? मोहित सर आप बताइए। ट्रेवल फॉर लाइफ है सर। ट्रैवल फॉर लाइफ, उसके साथ और कुछ था? अमन सर। सर पर्यटन गाँव वाला था सर। गाँव वाला तो था, पूरा एग्जैक्ट बताइए ना। रमेश सर आप बताइए। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कह रहे क्या? उसमें 2 चीज थी, जो लाइफ मतलब ट्रैवल फॉर लाइफ जो है, ट्रैवल फॉर लाइफ में 2 जी हाँ, पहले मिशन लाइफ उन्होंने स्टार्ट किया था। नहीं मिशन लाइफ ठीक है, ट्रैवल फॉर जो ट्रैवल लाइफ पुरस्कार दिए गए थे 35 गाँव को। आप लोग मेन चीज भूल गए हैं। मेन उसमें ये था, जहां पे भी आप लोग पेज देखिए वहां पे 2 चीज था, स्वच्छता और वो वाला कह रहे क्या सर? हाँ ट्रैवल फॉर स्वच्छता कुछ करके, और ग्रामीण हाँ और ग्रामीण पर्यटन करके जो है ये मेन है। वहां पे अगर ये प्रश्न है तो आप लोग मतलब कंफ्यूज होके गलत कर देंगे। ये ध्यान रखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ ये ध्यान दे, मतलब देखिए बीच की चीज है ना, ध्यान उतना नहीं दिया जाता है। लेकिन आयोग अगर प्रश्न घुमा देगा तो कहाँ ले जाएगा भाई? घुमाने के लिए उसे कुछ तो चाहिए लपेटे में लेने के लिए, तो लपेट देगा यहाँ पे आके। तो हम लोग कहेंगे यार पढ़े तो थे, कहाँ गया? तो वो स्वच्छता वाला एक था और ट्रैवल फॉर टूरिज्म में था क्या शायद कुछ। सर एक तो सर स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ था और एक ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर जी लाइफ मैम, था। ओके थैंक यू, यही मैं जानना चाह रहा था। 2 जो है ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ है और फिर स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ है, दोनों। ये वहां पे अगर बीच से अगर उठाएगा आयोग तो वो लेगा क्या आएगा, तब वो सीधा प्रश्न उठे पे नहीं करेगा जो बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ग्रीन क्रेडिट पहल की जो शुरुआत है, वैसे जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की शुरुआत या घोषणा भारत सरकार के द्वारा कहाँ की गई थी, किस कॉप में की गई थी लाइफ की घोषणा? जी रिशु मैम बताइए आप। सर कॉप 26 में हुई थी ग्लासगो में। जी, अब देखिए ये चीजें कैसे जुड़ रही हैं, कॉप 26 से कॉप 28 जुड़ रहा है। ठीक है, यानी 26 में लाइफ स्टाइल आया था
फिर 28 में क्या आ गया, ग्रीन क्रेडिट पहल आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यूनिसेफ, यूनिसेफ इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी नितिन? सर यूनिसेफ की 1946। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है रिशु मैम? सर न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का। हाँ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। और देखिए, तो यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा, यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड के द्वारा भारत के पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर को एक और पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम है ग्रीन राइजिंग पहल। अब देखिए, 2-3 कार्यक्रम भारत सरकार का है, यहाँ से प्रश्न तो पक्का बन सकता है। ग्रीन क्रेडिट पहल भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ग्रीन राइजिंग पहल लाया जा रहा है, जो यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड दोनों के संयुक्त प्रावधान, यानी 3 का जो संयुक्त प्रावधान है, संयुक्त प्रयास है, उसके द्वारा आ रहा है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी करने और अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। यानी जो ग्रीन राइजिंग पहल है, वो क्या करना है? युवाओं पर केंद्रित है। किसके लिए केंद्रित है? युवाओं पर केंद्रित है। कन्हैया सर, कुछ क्वेरी है क्या आपकी? चलिए, तो जो क्या था, ग्रीन राइजिंग पहल युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसमें पर्यावरण के प्रभावों के अनुकूल, यानी पर्यावरण जो प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल अपने आप को अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। COP28 के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है, ये शहरी नदी प्रबंधन। अब देखिए, प्रश्न ऐसे बनेगा, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसके लिए है? तो शहरी नदी प्रबंधन के लिए है, नदी संरक्षण के लिए है और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक वैश्विक पहल है, ठीक है। 3 चीजों को ध्यान में रखना है। 3 चीजें क्या-क्या हैं? शहरी नदी प्रबंधन क्या है? शहरी नदी प्रबंधन है, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन है, ठीक है। और नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इस अलायंस में 11 देश के 275 से अधिक नदी शहरों को शामिल भागी बनाया गया है, ठीक है। 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहरों को भागीदार बनाया गया है। इसमें से कौन-कौन से देश हैं? भारत है, मिस्र है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, घाना है, ऑस्ट्रेलिया है, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से किसी की राजधानी पूछने लायक नहीं थी, इसलिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। वैसे कंबोडिया की राजधानी बता दीजिए आप लोग। कंबोडिया की राजधानी क्या है? जी, देवव्रत सर आप बताइए। नॉम पेन है सर। नोम पेन, ठीक है। चलिए, तो 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा COP28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा सोलर वोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा या विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सोलर ऊर्जा प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? अल धफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। प्रश्न ये भी बन सकता है, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि अल दफरा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस देश में है? अल दफरा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस देश में, कौन बताएगा? अल दफरा, जी प्रदीप सर आप बोलिए। सर यूएई। हाँ, कहाँ पर है? यूएई में है। चलिए, तो इस संयंत्र की जो क्षमता है 2 गीगावाट है। कितनी है? 2 गीगावाट है, ठीक। COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा, हो चुका है। COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में प्रस्तावित है। उसके बाद है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जीपीएआई का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? भारत मंडपम में आयोजित किया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम में आयोजित किया गया है जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये जो 3 सम्मेलन इसका हुआ है, पहला सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, और मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ है जीपीआई का। किसका सम्मेलन हुआ है? जीपीआई का। दूसरा सम्मेलन पेरिस में हुआ है, ठीक है। तो मापेटो, ऐसे कोड बनाने से मापेटो भार, अगर इसको बनाना चाहिए कोड बना सकते हैं। अगर मापेटो, मा से हो जाएगा क्या? मा से हो जाएगा मॉन्ट्रियल, पे से हो जाएगा पेरिस, टो से क्या हो जाएगा? टोक्यो, पे से क्या हो जाएगा? टोक्यो, ठीक। मापेटो यानी जीपीआईसी का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में हुआ है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में हुआ है, ठीक है। और इस दौरान जीपीआई पर नई दिल्ली घोषणा पत्र लॉन्च किया गया। तो वर्ष 2023 की नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? वर्ष 2023 की नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? जो कि जारी किया गया था कब? दिसंबर में। कब जारी किया गया था? 12 दिसंबर को तो जारी किया गया था। इसका संबंध जीपीआई से है, ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक, वर्तमान में जीपीआई के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? जीपीआई के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 29 है। ठीक, और 2020 में यूनेस्को को जीपीआई के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। 2020 में यूनेस्को को जीपीआई के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, या किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, पूछना नहीं है तो बस 2 मिनट के लिए रिशु मैम आप थोड़ा सा एग्जांपल का रिवीजन से 1-2 प्रश्न भी पूछे, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। जी सर। दवा खाई? यूनेस्को के जो रचनात्मक शहरों के नेटवर्क है उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो कौन-कौन से वो 2 शहर हैं जिनको शामिल किया गया है? साक्षी मैम आप बताइए। ग्वालियर मैम। हाँ, बताइए। संगीत के लिए ग्वालियर को और कोझिकोड को भी। जी, कोझिकोड को किसके लिए शामिल किया गया? पल्लवी मैम आप बताइए। साहित्य के लिए। साहित्य के लिए। जी, ठीक है मैम। भारत में अब कितने टोटल शहर हो गए हैं इसके बाद? निधि मैम आप बताइए, टोटल शहर कितने हो गए हैं भारत में जो इसमें शामिल है? 55। 55। नितिन सर आप बताइए कितने शहर हो गए हैं भारतीय शहर? 8। ब्रो केसरी सर आप बताइए। 8 ही है। 8 है। हाँ, 8 है। जी मैम। जी, ठीक है मैम। मैम 8 है, जवाचे है दूसरी ग्वालियर और ये क्या बोलते हैं कोझिकोड। ग्वालियर है, हाँ, और कोझिकोड। जी सर। जी ठीक है। इस साल का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है 2023 वो किसको चुना गया है? हर्षित सर आप बताइए। टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट। जी ठीक है सर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? ज्योति मैम आप बताइए। अश्विनी सर आप बताइए। 7। जी ठीक है सर। विश्व की जो बुक में हम लोगों ने पढ़ी है सर वो 7 ही पढ़ी है, 10 वाला एक बार चेक करना पड़ेगा। आई थिंक मैम 10 ही है 30 साल की सीसीसीआई। नहीं सर, 2024 की। ठीक है सर, जैसे 7 है बट एक बार चेक कर लेंगे, बुक में तो 7 ही दी हुई है बट एक बार इसको चेक कर लिया जाएगा। नहीं 2025 की तो नहीं 7 है मैम, 2024 की सीसीसीआई रैंक 24 नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है जी 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 ठीक है सर। जो विश्व के 3 सबसे बड़े CO2 उत्सर्जक देश हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना हिमांशु। जी ठीक है। 3rd नंबर पे बताइए, 3rd नंबर पे कौन है? राधा मैम आप बताइए। निधि मैम। इंडिया है 3rd पे। जी ठीक है। जो याओंडे घोषणा है वो किससे संबंधित है? पल्लवी मैम आप बताइए। याओंडे घोषणा किससे संबंधित है? कन्हैया सर आप बताइए। मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, मलेरिया से। जी वेरी गुड सर। ओके मैम, थैंक यू। आ जाइए पेज नंबर 88 पे। काफ 25। ठीक है, काफ 25 जो है मिनी माता अभिसमय है। ठीक, मिनी माता पारे से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? पारे से होने वाला रोग है मरकरी से। ठीक है, मिनी माता रोग में मेथिल मरकरी के कारण, मेथिल मरकरी ये भी याद रखिएगा, अभी तक मरकरी हम लोग पढ़ते हैं तो मेथिल मरकरी भी याद रखिए। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरो सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिनी माता जो अभिसमय पर 5वीं बैठक हुई है। ठीक, ये हुई है जेनेवा में। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई है। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजित जो काप 5 की अध्यक्षता है क्लाउडिया डोमित्रू। ठीक है, जो रोमानिया देश से संबंधित है। ठीक है,
अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? क्लाउडिया डुमित्रू की द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? क्लाउडिया डुमित्रू की द्वारा की गई है, जो रोमानिया से संबंधित है। मिनीमाता अभिसमय के अंगीकरण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर COP29 जो 2023 में मिनीमाता फिल्म का प्रसारण भी किया गया था, कोई मतलब नहीं है, छोड़िए। उसके बाद 2025 में भी ये जिनेवा में होगा। COP26 2025 में कहाँ होगा? जिनेवा में होगा, ठीक है। यानी पिछले बार भी जिनेवा में हुआ था, सॉरी पिछले बार कह रहे हैं, मतलब 2023 में भी जिनेवा में हुआ है, 2025 में भी जिनेवा में होगा, ठीक है। 2025 में भी कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करेंगे ओसवाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेज। कौन करेंगे? ओसवाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। पारे पर मिनीमाता जो कन्वेंशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि जिसका उद्देश्य क्या है? पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है, ठीक है। मिनीमाता अभिसमय जो हुआ था 2013 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2013 में। पारे पर मिनीमाता अभिसमय जो 2013 में अपनाया गया था और 2017 से ये लागू है। 2 प्रश्न यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनीमाता अभिसमय कब हुआ था? 2013 में हुआ था। 2013 में हम में से बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे, जिसमें से हमने जो तैयारी की थी 2017 में की थी, आप लोगों में से जो 2013 में की हूँ उसे जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर लीजिएगा। और नहीं तो फिर सीधा सा फंडा है कि 2023 में जो हुआ है वो 10वां था, ठीक है, 10वीं बैठक है। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले 2013 में चलना है। 2017 में हम तो याद हो जाएगा, 2017 में हमने पहली बार दिया था पीसीएस का प्री, इसलिए अब हमें कभी नहीं भूलेगा पारे पे माना मिनीमाता अभिसमय। आप लोग अपना याद करिए किसी तरह से कोड बना के 2017 2013 वैसे भी याद रहेगा सबको, ठीक है। ऐसे याद करिए, सर ने पहली बार देना शुरू किया था इसलिए याद रहेगा। और भारत ने इसका रेटिफिकेशन कब किया था? 2018 में किया था। भारत ने इसका रेटिफिकेशन कब किया था? 2018 में किया था, ठीक है। मिनीमाता जो रोग है 1956 में जापान में पहली बार देखा गया था, ठीक है, जो एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो कि मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। वैसे जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसका प्रदूषण सबसे अधिक पाया जाता है? किस तत्व का सबसे अधिक प्रदूषण पाया जाता है? और कोई हंड्रेड? साक्षी मैम बताइए आप। नाइट्रेट का पानी प्रदूषण होता है। और कुछ रिशु मैम आप बताइए। सर आर्सेनिक। वेरी गुड, हाँ आर्सेनिक वही है, आर्सेनिक से मेन बांग्लादेश। आर्सेनिक है। सर जी रोहित सर बोलिए आप। रोहित सर बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर आर्सेनिक मैंने भी बताया, वो हाँ, ऋषि मैम ने बता आर्सेनिक दिया था। आर्सेनिक ही है, ठीक है। साक्षी मैम उसको सही करिए, नाइट्रेट नहीं था, ठीक है। तो आर्सेनिक है, आर्सेनिक इसी वजह से जिसे कहा जाता है कि पानी जो हम लोग जो है इस तरफ के लोग जो है हमें गहराई से पानी को निकाल के पीना चाहिए, लेकिन कितना भी गहरा निकालेंगे धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर हर जगह पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगला। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो हुआ है यूके के ब्लेचले पार्क में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है? यूके के ब्लेचले पार्क में हुआ है। और इस शिखर सम्मेलन में पहली बार जो जारी किया गया ब्लेचले घोषणा पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? ब्लेचले घोषणा पत्र। सीधा सा प्रश्न बनेगा, ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे? तो ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे? एआई सुरक्षा से है। और इसे मेंस में भी आप लोग अपना टॉपिक बना के किनारे कर दीजिए, ये मेंस से भी रिलेटेड टॉपिक है। प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन या फिर ब्लेचले घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा की है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ब्लेचले घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित में चर्चा की है, ठीक है। साक्षी मैम कोई क्वेरी है क्या आपकी? ठीक है, तो ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? एआई सुरक्षा से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा से है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड किंगडम ब्लेचले में हुआ है। भारत सहित 28 देशों ने और साथ में यूरोपीय संघ ने प्रतिभाग किया है। वैसे यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं वर्तमान में? कौन बताएगा? यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं? जी, और कोई? नितिन। सर 27 है, 27। 27 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 27 सदस्य देश हैं, ठीक है। और यह घोषणा जो है ऐतिहासिक घोषणा उन्नत एआई सिस्टम को, जिसे फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है, फ्रंटियर एआई के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल गूगल पे जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे मेटा हो, फेसबुक का मेटा हो, या फिर इधर से आप व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, हर जगह पर एआई का यूज किया जाने लगा, हर जगह पर एआई का यूज किया जाने लगा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे? ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? यह एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन से है, ठीक। इसका जो आयोजन है, ठीक है, इस शिखर सम्मेलन को 2 नवंबर 2023 को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान में लॉन्च किया गया, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया क्या? विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया है, जो एआई के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा परीक्षण करेगा, ठीक है। एआई के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा, ठीक। उसके बाद जो है ब्लेचले घोषणा
ब्लेचले पार्क वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग के सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक कोड किया था, ठीक है? एनिग्मा कोड, ठीक है? नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था ब्लेचले पार्क। ब्लेचले पार्क का संबंध किससे? कोई मतलब है नहीं, एलन ट्यूरिंग सहित अन्य जो वैज्ञानिकों ने एनिग्मा कोड को किया था और वो एनिग्मा कोड क्या है उसे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोलोसस जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है का, ठीक है, का उपयोग करके यूके के बर्मिंघम शहर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके जनरलों के बीच लारेंज कूट लिखित, ठीक है, लारेंज कूट लिखित संकेतों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है? इसमें जो एनिग्मा कोड को डिकोड किया था उसमें मतलब कुछ है नहीं, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया है और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रांस करेगा, छोड़ दीजिए सब कुछ। सीधा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 2024 में कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस में होगा, बस इतना याद करिए। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यूके में हुआ है, दूसरा कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, दूसरा कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, बस आगे बढ़िए। आगे थ्री बेसिन समिट या ब्रजाविले समिट। थ्री बेसिन समिट या ब्रजाविले समिट जो है अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की जो राजधानी है ब्रजाविले, अफ्रीकी देश जो कांगो गणराज्य है उसकी राजधानी ब्रजाविले 26 से 27 अक्टूबर 2023 के मध्य जो है थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ है? थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक? कांगो गणराज्य में। कहाँ हुआ? कांगो रिपब्लिक कांगो गणराज्य में हुआ है, ठीक है? ब्रजाविले, कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? ब्रजाविले है। और दूसरे संस्करण था, ठीक है? थ्री बेसिन समिट या ब्रजाविले समिट जो है ये दूसरा संस्करण था, ठीक? बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण के आयोजन वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्रजाविले में किया गया था। तो दोनों ब्रजाविले में हुआ है और इसका जो लक्ष्य है एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, यानी इसका जो केंद्रीय थीम थी, जो लक्ष्य था, एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक जो प्रतिबद्धता है उसका प्रयास है, ठीक? और इसकी अध्यक्षता जो है कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेसो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डेनिस ससो नगोसो के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ के तत्वाधान के में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों और संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। विश्व के विभिन्न राष्ट्र और जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें भारत की तरफ से तत्कालीन जो विदेश मंत्री हैं वी मुरलीधरन, ये हैं विदेश राज्य मंत्री, सॉरी विदेश मंत्री बोल दिए, विदेश राज्य मंत्री जो है वी मुरलीधरन ने निश्चय दिया था। थ्री बेसिन क्या है? पहले ये देख लीजिए, ऊपर सब कुछ छोड़िए। थ्री बेसिन क्या है? थ्री बेसिन कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, तीन बेसिन। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा थ्री बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, बोर्नियो मेकांग और दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीन शामिल है, उसके अलावा अन्य नहीं शामिल है, ठीक है? ये जो है तीन बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। जो थ्री बेसिन है इसके अंतर्गत दुनिया का जो है 80% जो है वन क्षेत्र शामिल है। विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं तीन बेसिनों के अंतर्गत आती है। विश्व की 2/3 जो जैव विविधता इसी तीन बेसिनों के अंतर्गत आती है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है, ठीक? आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है या बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हम आज? एक बार हैंड रेज कीजिए या फिर बताइए कोई कि स्पीड सही है या फिर बहुत फास्ट हो गए हैं। एकदम शांत हो गए, सब लोग सो गए हैं क्या? सही है सर, सही है। जी मैम। और सर मैंने ना अभी एक क्वेश्चन पूछा था वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक वाला, तो सर उसमें ना सर थे, मुझे नाम नहीं पता सर, उन्होंने रैंक 10 के लिए बोला था। तो सर जो 2025 का सूचकांक है उसमें है रैंक 10 सर, वो भी 3-4 दिन पहले ही आया है। अच्छा सर वैसे जो हमने पढ़ा 24 वाला सर वो 7 ही है। नहीं, 24 में तो 7 ही था मैम। हाँ जी सर, तो वो 10 बोल रहे थे तो वही करेक्शन है सर, वो 25 वाले में सर 10 आ गई है। तो सर अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 3-4 दिन पहले का ही है सर वो। 25 के लिए बता रहे थे सर। हाँ हाँ सर वही। चलिए ठीक है, 25 का तो अभी 2-4 दिन पहला है तो उसे उतना पीसीएस के लिए भी मत ध्यान दीजिए, ठीक है? पीसीएस के लिए 2000 अभी वही 23 वाला ध्यान दें, 24 वाला ध्यान के लिए, ठीक है? आइए G77 शिखर सम्मेलन, G77 जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में 15 जून को हुई थी 1964 में। और 1964 में भारत में बोकारो जो स्टील संयंत्र है, बोकारो जो स्टील संयंत्र है वो भी लगा था 1964 में, ठीक है? 1964 में बोकारो जो स्टील संयंत्र वो लगा था कहाँ पर? झारखंड में। किसके सहयोग से लगा था? कौन बताएगा?
झारखंड में किसके सहयोग से लगाया गया था? जी, और कोई? मोहित सर आप बताइए। यूएसएसआर। यूएसएसआर के सहयोग से लगा था, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो G77 का भारत सदस्य है, G77 का भारत सदस्य है और ये विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन विकासशील देशों का, ठीक है। कन्हैया सर आपने हैंड रेज किया हुआ कुछ क्वेरी? चलिए ठीक है, चलिए तो देखिए नहीं है मेरा। क्या सर? मेरा हैंड रेज नहीं है सर, हमने कन्हैया सर की बात की है। अच्छा, चलिए, G77 शिखर सम्मेलन, G70 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हवाना, क्यूबा में हुआ। कहाँ हुआ है? हवाना, क्यूबा में हुआ है। क्यूबा जिसे किसके नाम से जानते हैं? क्यूबा का जो उपनाम है उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जी, अमन सर आप बोलिए। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, चीनी का कटोरा है, ठीक है। और जो इसकी अध्यक्षता है, क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल। इसकी अध्यक्षता किसने की है? मिगुएल डियाज कैनेल ने किया है, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, ठीक है। वर्तमान विकास की चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, ठीक है। चलिए, तो थीम क्या है इसकी? करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान हवाना घोषणा पत्र को जारी किया गया। अब देखिए, जितने भी घोषणा पत्र आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एक जगह पर एक पेज में अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि किस घोषणा पत्र का संबंध किससे है। हवाना घोषणा पत्र का संबंध किससे है? G77 से है। ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन से है। फिर वाशिंगटन घोषणा पत्र का संबंध किससे है? नाटो से है। नई दिल्ली घोषणा पत्र 2023 का संबंध किससे है? वो किससे है? कौन बताएगा नई दिल्ली घोषणा पत्र का? अभी बताया मैंने तुरंत, जस्ट मैंने पहले जीडीसी में बताइए आप। G20 से संबंधित है। G20 और भी अभी एक बताया, अभी मैंने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। सर जी, बस भाई, इसीलिए GPI। अब देखिए, ऐसे भी जोड़ना है हमको कि मतलब दोनों एक साथ लिख लेंगे तो याद रहेगा, अगर आ जाए तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के उठिए तुरंत और एक जगह पे चारों कर लीजिए, चारों पांचों, ठीक है। चलिए, तो G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन है, ठीक है। G77 के साथ चीन ने भी इसमें प्रतिभाग किया और साथ में यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस किस देश से बिलोंग करते हैं? कौन बताएगा? एंटोनियो गुटरेस का संबंध किस देश से? अभिषेक सर बताइए आप। अभिषेक सर जी, रिसुमा में आप बताइए। तो कंफर्म नहीं है, शायद पुर्तगाल से है सर। ठीक है, वेरी गुड, पुर्तगाल से ही है। चलिए, तो 2024 में G77 के सदस्य देश और चीन के राष्ट्राध्यक्षों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन यानी थर्ड साउथ समिट कम्पाला युगांडा में हुआ। हुआ है कम्पाला युगांडा में हुआ, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सितंबर 2023 में जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ हवाना, क्यूबा में। और 2024 में राष्ट्राध्यक्षों का तीसरा जो दक्षिण शिखर सम्मेलन था वो युगांडा कम्पाला में हुआ, ठीक। अमन सर, कन्हैया सर, कोई क्वेरी है क्या आपकी? अभिषेक सर? सर G77 में चीन पार्ट नहीं है क्या? नहीं। और कोई? अभिषेक सर? चलिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत की अध्यक्षता में हुआ है, सितंबर में हुआ है, 9 से 10 सितंबर के बीच। कब हुआ है? 9 से 10 सितंबर के बीच हुआ है, ठीक है। ये हमें याद रहता है, बड़ी खास वजह से याद रहता है। भारत मंडपम में, ठीक है, भारत मंडपम में प्रगति मैदान में हुआ है। और G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मेंस में पक्का देखने को मिलेगा। मेंस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड G20 से एक फिक्स है कि भारत की अध्यक्षता में जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है उसकी जो मुख्य थीम क्या थी, क्या था, ये सारी चीजों के बारे में कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन जो है 60 शहरों में आयोजित किया गया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा। लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा 4 शहर हैं जिसमें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 4 जो शहर हैं जिसमें G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया है। और इसके शेरपा जो बनाए गए थे, शेरपा थे G20 के अमिताभ कांत। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। और इसका जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो हर्षवर्धन श्रृंगला है। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है, ठीक है। और G20 नई लीडर्स घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। यहाँ ध्यान ये देना है
कि जो जीपीएआई का संबंध है, जीपीएआई में जारी किया गया जीपीएआई पर नई दिल्ली घोषणा पत्र है और यहाँ पर दिया गया है कि जी20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। नाम अगर पूछे न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? जी20 से है। ठीक है, अफ्रीकी संघ जी20 का अस्थायी सदस्य बन गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्राजील में सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री जी वहां पर भाग करने के लिए गए थे, साथ में दुनिया के सारे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे और अफ्रीकी संघ को एक पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया। इस बार जी20 की थीम क्या है, कौन बताएगा? पीछे अभी भेजा गया था अंडरलाइन करके, कौन बताएगा जी20 की थीम क्या है इस बार की? और कोई? सिर्फ एक लोग हैं। अमन सर आप बताइए। फाइट फॉर हंगर एंड पॉवर्टी। फाइट फॉर हंगर एंड पॉवर्टी, देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं, मैंने फोटो डाली थी उसमें था ये। ठीक है, फोटो जो डाली थी उसमें। नहीं सर, ये नहीं है। ये नहीं है, वही तो बता रहे हैं, ये सर नहीं है। ये है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। यस सर। बिल्डिंग और यही है सर। एक्चुअली मैं फोटो देखा था तो मुझे लगा वही थी। नहीं तो फोटो देखा था तो उसको याद करके लिखे नहीं आप लोग ना, लिख लिया डालिए। जो भेज दिया गया कहीं ना कहीं तो पक्का पूछ लेगा। आरओ प्री मेंस जीएस, ये मत सोचिएगा कि दृष्टि आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो काम नहीं आएगा। दृष्टि में जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स फोटो क्लिक किए तो उसके नीचे लिखा था तो मुझे लगा ये किया था। चलिए आ जाइए। 18वें जी20 शिखर सम्मेलन जो है जो अफ्रीकी संघ को जी20 समूह का अस्थायी सदस्य बनाने की घोषणा कर दी गई अफ्रीकी संघ को। वैसे अफ्रीकी संघ का निर्माण कब हुआ था, कौन बताएगा? अफ्रीकी संघ का निर्माण कब हुआ था? जी ऋषि मैम आप बताइए। सर 1 नवंबर 1993 को मोस्ट्रिच संधि से। चलिए ठीक है, तो अफ्रीकी संघ का हो गया। उसके बाद सर यूरोपीय संघ है ना? मैम आपने गलत बताया है, वो 1954 या 1952 है। और नितिन एक बार डाल के देखो 1952 या 1954 है, एक बार 2002 है ना? अफ्रीकी संघ जी सर 2001, शायद 2001 या 2 है सर। देखिए शायद मत 9 बोलिए। जुलाई 2002 है। अमन सर रुझे, नितिन देख के बताओ। ठीक है सर आपने EU पूछा था या अफ्रीकन यूनियन? EU पूछा था। डरबन साउथ अफ्रीका, हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा इथियोपिया। 2002। यस सर, 9 जुलाई 2002। 9 जुलाई 2002। ठीक है अमन सर, थैंक यू, आपको याद था 9 जुलाई। एक्चुअली मैंने सर कंफ्यूजन हो गया था, मुझे EU समझ आया था सर। अच्छा सॉरी कंफ्यूजन हो गया था तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा स्किप कर गया जो आपने बोला, तो मुझे बाद में याद है कि ये तो उस समय नहीं था, मास्टर से जो संधि है EU से रिलेटेड है। ठीक है, EU से रिलेटेड है। अनाउंसमेंट सेटे डिक्लेरेशन 1999 में हुआ था। कौन सा डिक्लेरेशन? सिरटे, SIRTE। सिरटे, एक काम करना मेरे पास सेंड कर देना इसको, ठीक है? यस सर, ये लीबिया में है सिरटे। सिरटे लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है। चलिए सिरते जो है आखिरी गया था ना मोहम्मद गद्दाफी का। अच्छा, कर्नल गद्दाफी। चलिए तो 9 जुलाई 2023 को इसका मुख्यालय कहाँ पता है नितिन? डरबन, आदिस अबाबा सर। आदिस अबाबा। चलिए तो जी20 हो गया उसके बाद अफ्रीकन यूनियन होगा 2002 में। ठीक है, और इस क्षेत्रीय गुट है, यूरोपीय संघ के बाद जी20 में शामिल हुआ दूसरा क्षेत्रीय गुट है। ठीक, और ये जी20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर था इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया। ठीक है, जी20 1999 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1999 में। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुभारंभ। ठीक है, इसमें क्या किया गया? वैश्विक ग्लोबल ईंधन, ग्लोबल फ्यूल, ठीक है, यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई है इसी सम्मेलन के दौरान, जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया है। इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? देखिए, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं ने मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और ये एक पहल है भारत सरकार की एक पहल है जिसमें जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग में यानी वैश्विक विकास में तेजी लाना है। जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। साथ में आप देख रहे हैं कि जैव ईंधन का जो उत्पादन है इथेनॉल का, वो लगभग 85% जो है
इसके पास है अमेरिका, ब्राजील और भारत के पास है। किसके पास है? अमेरिका, ब्राजील और भारत। तीसरा नंबर पे देख रहे हैं आप 3% का उत्पादन। कितने परसेंट का? 3% का है, ठीक है। उसके बाद भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है 9 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान। कब हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को क्या किया गया है? इस पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कौन कौन शामिल है? देखिए, भारत मध्य पूर्व और यूरोप, ठीक। इसमें भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूरोपीय संघ के नेता है, ठीक। और इसमें क्या होगा? मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा क्या है? ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में देखा जा रहा है, ठीक है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी के प्रत्युत्तर में इसको तैयार किया जा रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, ठीक। उसके बाद 18वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंपा, यानी गेवल सौंप दिया है, ठीक। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में होगा। G20 की अध्यक्षता आप देखेंगे भारत में जो हुई है, इसकी जो थीम रखी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसका केंद्रीय विषय क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। और ये महाउपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया है। G20 का जो लोगो है, इसमें केसरिया है, सफेद और हरा, पीला, 4 रंगों का प्रयोग किया गया है। 4 रंग कौन-कौन से हैं? केसरिया, सफेद, हरा और नीला का प्रयोग किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल थे। कमल में 7 पंखुड़ियाँ थी। कितनी थी? 7 पंखुड़ियाँ थी। एक बार देख लीजिएगा कितनी पंखुड़ियाँ साथ ही में, ठीक है। पृथ्वी को दर्शाया गया है। इस चुनौतियों के बीच को प्रदर्शित करती है। कौन बताएगा? कितने? अभी नीचे दिया है सर, नीचे दिया है। मतलब 7 पंखुड़ियाँ थी ना? 7 पंखुड़ियाँ जो हैं 7 जी महाद्वीपों सर। को, हाँ, 7 पंखुड़ियाँ जो हैं 7 महाद्वीपों को और संगीत के 7 स्वरों को प्रदर्शित करती हैं। 7 पंखुड़ियाँ जो हैं 7 महाद्वीपों को और 7 सार्वभौमिक संगीत के जो सुर है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, उसको करती हैं। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी भाषा में लिखा था भारत। देवनागरी में क्या लिखा था? भारत लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन पढ़े आगे? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? आगे बढ़े या फिर रोक दें? अभी आगे बढ़े या रोक दें, या दोनों ये पेज खत्म कर देते हैं? 91, ठीक है। फिर आ जाएगा बजट, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर से एक बार पढ़ेंगे बजट को। चलिए, कीर स्टारमर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं, ठीक। और इन्होंने किसको हराया है? किसको हराया जी? कीर स्टारमर ऋषि सुनक को हराया है। हाँ, कीर स्टारमर ने किसको हराया है? ऋषि सुनक को हराया है। और उन्होंने 650 सीटों में से 411 सीटें जीती। कितनी जीती हैं? 411। यार ये रखिएगा, 411 किसने जीती हैं? 411 जीती है लेबर पार्टी ने। किसने जीती है? लेबर पार्टी ने जीती है 650 सीटों में से। 2 प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट कि जो यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स में सीटों की संख्या कितनी है? 650 है, जिसमें से 411 जीत लिया है कीर स्टारमर ने। कितने जीता है? कीर स्टारमर ने जीता है। और 1832 के बाद से ये पहली बार हुआ कंजर्वेटिव पार्टी जो है इतनी कम सीटों पर आई है। 1832 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है इतनी कम संख्या में आई है। ये सर कीर स्टारमर जो है, कीर स्टारमर जो है 98वें प्रधानमंत्री, 58 नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है। 58 नंबर के हैं। और इसमें 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जीत दर्ज की है, ठीक है। यानी अभी जो चुनाव हुआ है इसमें कितने? 26 भारतीय मूल के लोगों ने जीता है। मसूद पेजेशिकियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मसूद पेजेशिकियन ईरान के नौ राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ मत देखिएगा। मसूद पेजेशिकियन कहाँ बने? ईरान के नवनिर्वाचित है। जुडिथ सुमिनावा तलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जुडिथ किसकी हैं? जुडिथ काजू लोग, ऐसे कोड बना सकते हैं, काजू लोग, ठीक है। मैं सभी लोगों को हो गया काजू लोग, ठीक। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं जुडिथ सुमिनावा तलुका है, ठीक।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आ गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोतो सुबियांतो। कौन बने? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब इसको कोड लिखिए, जैसे काजू बना ना, काजू लोग, मसूद पर सिक्के याद रहेगा, कोड बता दें। मई कोड बनाना चाहिए, बना लीजिए। मई पे, मई पे, मई पे काजू लोग, और इंडोनेशिया में क्या हो जाएगा? ईसु या सुई बना लीजिए। ईसु क्या जाएगा? ईसु क्या जाएगा? ईसु। इंडोनेशिया में कौन बने हैं? सुबियांतो। कौन बने हैं? सुबियांतो। इंडोनेशिया में कौन बने हैं? सुबियांतो। ठीक, सुबियांतो बने हुए हैं। फिनलैंड में नए राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, अभी बने नहीं है। कौन चुना गया है? अलेक्जेंडर स्टब। कौन चुना गया? अलेक्जेंडर स्टब चुना गया है। और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पोलैंड में डोनाल्ड टस्क हैं। कौन है? पोलैंड में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क बने हैं। कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क बने हैं। ठीक, यहाँ तक सबका हो गया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए सबका हो गया तो। अगर किसी को फिर से पूछना तो पूछ सकता है। चलिए, किसी को पूछना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर पार्क लक्सन, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टोफर पार्क बने। कौन बने? क्रिस्टोफर मार्क बने। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। कौन बने? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन बने हैं। और डेनियल नोबोवा इक्वेडोर के प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? इक्वेडोर के डेनियल नोबोवा। डेनियल नोबोवा कहाँ के बने? इक्वेडोर के बने हैं। बस इतना अंडरलाइन करिए और आगे बढ़ जाइए। जिसको पढ़ने का बहुत शौक है, एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न बनना है डायरेक्ट बनेगा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर मार्क लक्सन बने हैं। या प्रश्न बन जाएगा कि क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हो जाएगा कीर स्टारमर, और उसके बाद क्या जाएगा? सॉरी, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन बने हैं। तो क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के बने। कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के बने हैं। डेनियल नोबोवा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इक्वेडोर के बने हैं। यहाँ देखिए पूरा नहीं दिया हुआ है, आप लोगों को जो पीछे पढ़ा गया था, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, उसके बाद जॉर्डन में, और अन्य जो देशों का पढ़ा गया था उसे भी यहाँ पर लाने का प्रयास करिएगा, लिख के ला दीजिएगा। जॉर्डन का था, और उसके बाद था मैक्सिको हो गया, और क्या था? 5-6 पढ़ा गया था ना पीछे। सर श्रीलंका भी हाँ, था। श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका है, आइसलैंड है, ठीक है। सर वो क्या है? इस्टोनिया है, नीदरलैंड है सर, जी जी जी, नीदरलैंड है, एक काम कीजिए, आइसलैंड है, आयरलैंड है। हाँ, एक काम कीजिएगा, कल सारा जो है आप लोग खोज के यहाँ पर इसके अगल-बगल कहीं लिख लीजिएगा। जब हम कल पूछेंगे, आप लोगों को फिर से एक बार बोलना होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न ज़रूर आएगा। जो निर्वाचन है, अंतर्राष्ट्रीय जो निर्वाचन है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आएगा, और हम नहीं चाहते कि ये गलत हो जाए। जो हमको पता है पहले से कोई चीज़ आ सकती है, तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुपर टाइफून यागू जो है फिलीपींस में है। कहाँ पर आया? फिलीपींस में आया था, और ये उठा कहाँ था? उत्तर प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रशांत क्षेत्र में उठा था। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब एक स्टेटमेंट आता है कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो चक्रवात है ना, ये उठता है या नहीं उठता है? कौन बताएगा? जी, गणेश सर बताइए आप। सर नहीं उठता है। ठीक है, क्यों नहीं उठता है रमेश सर? क्या सर? लो प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, तो राइज हो जाता है। नहीं मतलब सर, जो आस-पास राइज हो जाए। नहीं सर, ये नहीं है, नहीं, ये नहीं है। रुकिए, भूपेंद्र सर आप नहीं, नहीं गणेश सर रुकिए, भूपेंद्र सर आप बोलिए। कोरियालिस पर नहीं होता वहाँ पे। सर कोरियालिस बल नहीं होता, साथ में यहाँ पर संवहनी हवा चलती है। ठीक है, नीचे से ऊपर हवा जाती है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ वही सर जो आप बताए कि यहाँ जो है, हाँ तो यहाँ पवने जो है ऊर्ध्वाधर जाती हैं। पवने क्या होती हैं? ऊर्ध्वाधर जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज जो मैंने बताया वो उसका वो है, मतलब साइंटिफिक रीजन मैंने बताया, टेम्परेचर के कारण जो राइज हो जाता है सर जो वहाँ देखिए, टेम्परेचर वाला हम लोग जोड़ेंगे ना, तो लो प्रेशर हाई बेल्ट वाला बनेगा वहां पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, वो इसी कारण इसे शांत पेटी का क्षेत्र भी कहते हैं। शांत डोल ड्रम पेटी बोलते हैं, इसे डोल ड्रम पेटी कहते हैं। वही सर हिंदी में शांत पेटी। हाँ, शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी। यहाँ पर कोई नुकसान हवा से नहीं होता, क्योंकि पवने ऊर्ध्वाधर चलते हैं। चलिए, तो जो टाइफून है ये कहाँ पर आया है?
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, श्रेणी 4 का है। किस नंबर का है? श्रेणी 4 का है। ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चली हैं। चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार इससे प्रभावित थे। कौन-कौन थे? चीन, फिलीपींस, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड इससे प्रभावित थे। और यहाँ उधर जब हम लोग पॉइंटर में पढ़ रहे थे तो उधर ताइवान भी दिया था, इधर ताइवान नहीं दिया। सर ताइवान देश नहीं है। हम आप भले पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, समझ रहे हैं? तो किताब वाले लिखते समय बहुत बचा-बचा के लिखते हैं। पॉइंटर में लिख देंगे, कब उड़ा देंगे। ठीक है कन्हैया सर? जी सर। चलिए तो चलिए तो चीन, फिलीपींस, लाओस और थाईलैंड में अब अगर चीन में आ रहा तो सोचिए कि थाईलैंड में कैसे नहीं आएगा। बगल में तो चीन और थाईलैंड के बीच में कितना दूरी है? बहुत ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, जलसंधि फार्मोसा जलसंधि उसी के आसपास है ना। चलिए तो इस टाइफून को सर्वाधिक जो प्रभाव था वियतनाम में देखने को मिला। कहाँ मिला? वियतनाम में। वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। वियतनाम में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था। वैसे जो टाइफून है ये आता है कहाँ पर? चीन, फिलीपींस और इधर के चीन, फिलीपींस, जापान किसी के आसपास। विली विली कहाँ पर चक्रवात का नाम है? विली विली कहाँ पर चक्रवात का नाम है? और कोई हंड्रेस? जी साक्षी मैम बताइए आप। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विली विली है। उसके बाद कमान विंगा। कमान और विंगा कहाँ की चलवासी खेती है? किस राज्य की चलवासी खेती है या पर झूमी कैसी है? भूपेंद्र सर बताइए आप। इंडोनेशिया। कहाँ का? इंडोनेशिया। अरे सर कमान विंगा धावी बोले बोला, कमान विंगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या है? मलेशिया में लदांग है, श्रीलंका में चिन्ना है, मैक्सिको में मिल्पा है। अब तो कुछ लोग आप नाम बताइए, 2 ठो। कौन बताएगा? कमान विंगा कौन बताएगा? कन्हैया सर बताइए आप। सर उड़ीसा। उड़ीसा। वेरी गुड। कमान विंगा कहाँ पर है? ओडिशा में। कमान विंगा कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, अब देखिए इसने वियतनाम में लैंडफॉल किया है, तब इसको बना सर ये जल कृषि का प्रकार बताएं अभी। जी मैम, झूमिंग खेती। अच्छा झूमिंग। ठीक। जो यागी है इसका अर्थ है बकरी। यागी का अर्थ क्या है? बकरी यानी मकर राशि। क्या है? मकर राशि। बकरी यानी मकर राशि। टाइफून यागी से प्रभावित देशों के में भारत के सरकार की जो सहायता चलाई गई उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सद्भाव। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भाव। और भारत ने $1 मिलियन, भारत ने कितना? $1 मिलियन देने की घोषणा की थी। कितने मिलियन डॉलर की? $1 मिलियन देने की घोषणा की है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने $1 मिलियन का ऑपरेशन सद्भाव किया था। ठीक। गंभीर चक्रवाती तूफान जो है रेमल है। रेमल जो था ये कहाँ पर था? बंगाल की खाड़ी में था। कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में था। और जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो क्लॉकवाइज में चलता है या एंटी क्लॉकवाइज में? कौन बताएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में? अरुण सर आप बताइए, बहुत देर बाद आज हैंड रेज किए हैं। अरुण सर। क्या सर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। जो चक्रवात है मतलब भारत वाले हिस्से में यानी जो भूमध्य रेखा उसे थोड़ा सा ऊपर से लेकर 23 अंश यानी कर्क रेखा के बीच में जो चलता है वो कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय होगा। इसका विस्तार थोड़ा सा कम होता है, हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। चक्रवात जो होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसका विस्तार बहुत दूर तक होता है। इसमें वर्षा रिमझिम तरीके से होती है, जबकि जो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसमें वर्षा जो है बहुत तेज गति से होती है और बहुत तेजी से हवाएं आगे चलती है। ठीक, तो रेमल नाम है ओमान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? रेमान। तो कोड लिख लीजिए रेमल। ओरे बंगाली। ओरे बंगाली। ऐसे ही बनना चाहिए। वो रेमल बंगाल चलो। ओ रेमल बंगाल चलो, बना लो। हाँ, बंगाल की खाड़ी चलो ऐसे। ओ रेमल बंगाल की खाड़ी चलो। ओ रेमल बंगाल की खाड़ी चलो। सैंड लेकर बंगाल की खाड़ी चलो। रेमल का अर्थ हो गया सर सैंड, बालू। ओ रेमल सैंड लेकर बंगाल चलो। कुछ भी जो हो याद कर लीजिएगा। इसके बाद भी जो आया था दाना, दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कतर के द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही किया जाए।
अब कल देखा जाएगा आर्थिक घटनाक्रम वाला, यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल। यस सर। चलिए ठीक है। तो